Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो कि जनरल साइंस से हम लोग डील कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने फिजिक्स टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया। फिजिक्स और में जो मेन टॉपिक्स थे जिससे क्वेश्चंस आपको बीपीएससी में पूछे जाते हैं, वो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद फिजिक्स में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे आपको साइंस टेक से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो वो लोग चैप्टर क्या करेंगे हम लोग, मतलब अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वो जब हम लोग करंट अफेयर्स जब शुरू करेंगे बीपीएससी के लिए, तो क्या होता है करंट अफेयर्स में आपको, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादा डीप क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। अगर आप बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे तो वो पहले पूछे भी नहीं जाते थे। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो वहां से कुछ कुछ आपको स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ कुछ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन, फिक्स जो मतलब जो स्पेस का जो कुछ कुछ इक्विपमेंट्स है उसके बारे में, नया नया कौन सा मतलब आपको मिशन अभी मतलब लॉन्च हुआ है उस मिशन के बारे में, तो वो सब क्वेश्चंस आपको वहां से पूछा जाता है। लेकिन वो सब जो क्वेश्चंस वो उतने डीप में नहीं पूछा। जिस तरह अगर यूपीएससी की बात करें तो वहां पर साइंस टेक में डीप में जाकर क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इसलिए हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जब करंट अफेयर बीपीएससी का जो पीटी वाला करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, तो उसमें जैसे मतलब अगर वो टॉपिक आएगा आपको करंट अफेयर्स में कि मतलब कौन सा आपको साइंस टेक से रिलेटेड हो गया या स्पेस से रिलेटेड हो गया, वो सब टॉपिक तब हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक्स जो मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी का जो बेसिक्स है, क्या पेलोड्स होता है, किसे हम लोग जैसे फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, वो लोग हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। वो सेपरेट टॉपिक्स डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। तो फिजिक्स का जहाँ से मेन क्वेश्चन, जैसे आपको 10 क्वेश्चन अगर आ रहे तो वहां से 8 क्वेश्चन जहाँ जो टॉपिक से आएंगे वो टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से यहाँ डिस्कस कर लिया। उसके साथ हम लोगों ने वहाँ पीवाईक्यू भी डिस्कस किया। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि आपको मतलब जनरल साइंस ऑफ बीपीएससी होगा। लेकिन तो जनरल साइंस है तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक फिजिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की यहाँ बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है केमिस्ट्री में वो कौन सा है, केमिस्ट्री बात को सबसे पहला जो टॉपिक है केमिस्ट्री में वो कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सबसे पहले जो आप लोगों ने नाम सुना होगा कनद का, तो कनाद जिसको बोला जाता है कण, यहीं से शब्द एटम का मतलब क्या होता है, कण। तो ये कनाद जो नाम है आपको, ये मतलब आप लोगों ने फिलोसफी जो चैप्टर, एक फिलोसफिकल जिसमें आप मतलब पढ़ते हैं जो कि हिस्ट्री में, आपको वहाँ आपने कनाद के बारे में सुना होगा। तो कनाद जो कौन थे, वो उनको कश्यप भी बोला जाता था, उलूका भी, कनभुक। ये नहीं याद रखना है कि इनके द्वारा जो फिलॉसफी दी, और फिलॉसफी का नाम क्या है, वो जो फिलॉसफी इनके द्वारा दिया गया था वो फिलॉसफी का नाम है वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ये वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी आप याद रखेंगे। ये पीवाईक्यू में पूछा गया, ये बीपीएससी में पूछा गया और ये यूपीएससी में पूछा गया। तो कम से कम ये फिलॉसफी का नाम याद रखें, क्योंकि आज हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या किसी तरह का जो एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सभी जितना भी आपको जो खोज हुआ वो आपको मेनली 18-19 सेंचुरी में हुआ, जो हम लोग आज पढ़ते हैं, जो मतलब फॉरेन जो साइंटिस्ट ने खोज किए हैं। लेकिन अगर आप जो मतलब अगर हिस्टोरिकल अगर आप एंशियंट पढ़े होंगे तो वहाँ फिलोसफी पढ़े होंगे, आइदर मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, या मतलब जैसे कि आपको जो कनाद है वैशेषिका स्कूल के बारे में, थ्योरी ऑफ स्यादवाद के बारे में, शून्यवाद के बारे में, तो आप देखेंगे कि वो एंशियंट बीसी के समय में ही वो मतलब उस बात को वहाँ बोल दिए थे, उस बात को वहाँ मतलब डिस्कवर हो गया था। लेकिन क्योंकि हमारे पास उस तरह का मतलब इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, उस तरह का हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है जो हम लोग उस बात को प्रूव कर सके, तो एक तरह से फिलोसफी में ही रह गया। तो ये मतलब कि आप लोग ने फिलोसफी में पढ़ा होगा, जो वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी था वो कनद के द्वारा दिया गया था। तो अगर मतलब इसमें जो वैशेषिका स्कूल फिलोसफी में क्या बोला गया, अगर वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करें तो उसमें एस्टिमेट किया गया है कि टू हैव लिव्ड सम टाइम बिटवीन, ये जो फिलोसफी लिखा गया था आपको 6 सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी के समय लिखा गया था। और लिटिल बहुत कम जाना जा रहा है, क्योंकि इतने उतना ज्यादा मतलब जो कंक्रीट सोर्सेज होता है लिटरेरी का, वो सोर्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ही इज नोन एज द, जो कनाद को हम लोग बोलते हैं, फॉर डेवलपिंग द फाउंडेशन ऑफ एटोमिस्टिक अप्रोच ऑफ द यूनिवर्स एटम से मिलकर बना है। एटम्स मतलब सबसे आपको क्या बोलते हैं, सबसे छोटा मतलब कि एक पार्ट होता है मतलब किसी भी आपको मैटर का। तो वो आपको कनाद ने आपको उस समय डिस्कवर किया था, उस समय मतलब उन्होंने ये फिलॉसफी में लिखा था।
उन्होंने सजेस्ट किया है दैट एवरीथिंग कैन बी सब डिवाइडेड, मतलब जितना भी जो प्रोडक्ट है, जितना भी मटेरियल है, जितना भी मैटर, वो हम सब उसे पूरी अच्छे से डिवाइड कर, सब डिवाइड मीन्स क्या, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो सब डिवीजन होता है वो आपको हरदम मतलब सब डिवीजन वो मतलब लगातार नहीं होगा। जैसे कोई भी अगर मैटर आप लेते हैं तो मैटर क्या होता है, आप डिवाइड करते हो वो डिवीजन आपको फर्दर नहीं होगा, कुछ ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पर क्या होगा कि वो डिवीजन आपको रुक जाएगा। तो उसी पॉइंट को उन्होंने कहा कि वो स्मॉलेस्ट एंटिटीज होता है, वो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है जहां पर डिवीजन आप फर्दर नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा छोटा हो जाता है, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं, जिसे एटम एटम हम लोग बोलते हैं, वो परमाणु इसे हिंदी में बोला जाता है। वहां हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो इटर्नल होता है, एग्रीगेट, वो क्या वही एग्रीगेट होकर आपको एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है। उसका हर एक सबका यूनिक आइडेंटिटी होता है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पर जो लिखा गया है। तो अगर मतलब जो कर्नाड की बात करें तो ये मतलब वैशिष्टिका स्कूल का जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में ये सब चीज लिखा गया। तो यहीं से आप देखेंगे कि जो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या डाल्टन्स का थ्योरी पढ़ लिए, या मतलब आप कोई और साइंटिस्ट का, अगर आप मतलब जो फॉरेन साइंटिस्ट है वहाँ का पढ़ते हैं, तो हम लोग को लगता है वो उन्होंने आज खोज की, खोज पहले हो गया, भले इसमें डिस्कवरी नहीं हुआ, उस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था इंडिया में। आप जानते हैं कि उसके बाद कितना मतलब आपको इन्वेजन हुआ, तो फिर एक तरह से मतलब बोलते हैं मेडिवल पीरियड में जब इन्वेजन हुआ तो उस समय डार्क एज का एक मतलब शुरुआत हो गया। उतना रिसर्च, उतना मतलब साइंस, लॉजिक, ये सब आपको नहीं चलता था। तो फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ आपको क्या हो गया, खत्म होने लगा। आज हम लोग जानते हैं, क्योंकि आज हम लोग पास इतना टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग जानते हैं जो पुराना फिलॉसफी है उनमें क्या लिखा गया था, क्या उस समय सही था। तो ये जो आपको अगर फॉरेन साइंटिस्ट है वो भी इन लोग का मदद लेते हैं, मतलब ये जो आपको लिटरेरी सोर्स है इनका मदद लेते हैं, जैसे गीता हो गया या किसी तरह का जो मतलब सोर्सेज हो गया, रिलीजियस स्क्रिप्चर या किसी तरह का साइंटिफिक जो सोर्सेज है जो एंशियंट में लिखा गया, उन लोग का आज भी देखेंगे कि आप लोग मतलब जैसे जर्मनी हो गया या कोई भी फॉरेन जो यूनिवर्सिटी होगा वहाँ भी पढ़ाया जाता है, वहाँ पर भी उन लोग को सोर्स मिलता है वहाँ। लेकिन इंडिया में ये चीज़ हम लोग को नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ उतना एडवांस सोसाइटी, उतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ है नहीं। तो इतना आपको याद रखना है कि उनका जो फिलॉसफी था, ये तो एक कहानी का पार्ट है, लेकिन इसमें जो आपको याद रखना है कि जो कर्नाड का जो फिलॉसफी था वो वैशिष्टिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जिसमें उन्होंने एक एटम के बारे में बात किया था जिसे परमाणु बोलते हैं। और जो परमाणु के बारे में जो उन्होंने बात किया था, वो परमाणु मतलब जो एटम होता है उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो पार्ट है हिस्ट्री का, ये आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। और उसके बाद अगर देखें आप फॉरेन मतलब जो साइंटिस्ट थे, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो ये भी क्या हो गया कि आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देखे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, डाल्टन प्रपोज दैट ऑल द मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स व्हिच आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जो मतलब जो कनात का जो मतलब आपको फिलॉसफी था, वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, तो वही फिलॉसफी को अगर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से अगर आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि वो 19th सेंचुरी में, जैसे मैंने बोला आपको कि जो 18th और 19th सेंचुरी था, आपको मेनली जो डिस्कवरी हुआ कोई भी साइंटिफिक एविडेंस का या कोई भी एटम्स का या कोई भी मतलब आपको जो साइंटिफिक जो प्रोपोजिशन है या डिस्कवरी है, तो वो आपको मेनली 18th और 19th सेंचुरी में हुआ। तो इसलिए जो डाल्टन्स का जो आपको एटॉमिक थ्योरी था वो 19th सेंचुरी में जो डिस्कवरी हुआ, जो बिगनिंग हुआ, तो उसमें डाल्टन्स ने ये बात आपको बताया कि जितने भी मैटर्स आपको बने हुए हैं, जितने भी मैटर्स कंपोज किए हुए, वो सब आपको मिलकर एटम से मिलकर बने हुए, विच आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो कि इनडिविजिबल है मतलब उसे क्या कर सकते, जैसे कोई भी आपको एटम में बना हुआ, इसे फर्दर अगर ये कोई बना हो, इसे हम फर्दर क्या कर सकते हैं, फर्दर जैसे कोई एटम, इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम इनडिविजिबल बोलते हैं, डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर हम उसके नीचे की बात करें, यहाँ पर उससे नीचे क्या पॉइंट लिखा हुआ, इनडिस्ट्रक्टिबल, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मतलब फर्दर ना उसे डिवाइड कर सकते हैं ना फर्दर उसे हम आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वही कोई भी एटम मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है उसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, क्योंकि वो छोटा छोटा एटम मिलाकर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मैटर आपको बनता है। जैसे प्रॉपर्टी देखे एटम्स का, तो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। जो कोई भी अगर एलिमेंट है आपको, जैसे आप एलिमेंट अगर कोई जैसे सोडियम आप ले लेते हैं, जैसे Na ले लिए, तो क्या होगा, इसका जितना भी सारा जो एलिमेंट है सोडियम, तो इसका भी जो एटम्स है वो सब क्या होगा, एक आइडेंटिकल होगा, वही मिलकर क्या होता है एक मतलब मैटर आपको बनाता है।
डिफरेंट एलिमेंट्स हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड मास। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम हो गया या क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया या कोई तरह का कोई और सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे कि आपको फास्फोरस ले लीजिए, तो क्या हो गया वहां पर डिफरेंट जो ये तो डिफरेंट आपको एलिमेंट हो गया, तो इसका क्या होगा, ये जो एटम होगा ये ऐसा नहीं कि एटम भी दोनों का सेम होगा, काहे कि एटम से ही प्रॉपर्टी भी आपको डिफाइन होता है, इसलिए एटम भी दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट साइज, साइज का भी डिफरेंट होगा, मास का भी डिफरेंट। इसलिए देखते हैं कि जो मतलब अगर एटम आपको मतलब साइज उसका ज्यादा बड़ा है या मतलब अगर साइज वजन ज्यादा है, तो क्या होता है कि वो आपको जो एलिमेंट बनता है उससे मिलकर जो एटम से, वो भी आपको क्या होता है, साइज उसका भी भारी होता है या मतलब हल्का होता है। तो इस तरह से आप इसे मतलब डिफरेंट साइज या डिफरेंट मास का होता है। एटम्स आर नाइदर क्रिएट, एटम्स को हम ना कभी क्रिएट कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया इनडिविजिबल है, अनडिस्ट्रॉयबल, उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्टेबल जो उसको बोलते हैं, वही होता है जो इसलिए कहा जाता है दिस इंप्लाइज दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नो एटम्स आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। केमिकल रिएक्शन को एटम डिस्ट्रॉय और आपको मतलब क्रिएट नहीं होता, वो क्या होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपको चेंज, जैसे एनर्जी बोलते हैं एनर्जी आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, वही डाल्टन्स का यहाँ एटॉमिक थ्योरी है। अगर अगला थ्योरी की बात करें डाल्टन्स का, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या हो गया, जैसे कि आपको H2O हो गया, H2O एक आपको कंपाउंड जैसे बन गया, मतलब ऑक्सीजन भी मिलकर बना, यहाँ हाइड्रोजन मिलकर, तो क्या हो गया कि फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है तभी जाके कंपाउंड बनता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल आपको कंबाइन होगा, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल कंबाइन होगा, तब आपको क्या होगा कि आपको मतलब बोलते हैं सो H2O बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसलिए फिक्स रेशियो में जो ये याद रखना कि फिक्स रेशियो में आपको कंबाइन होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th में जो केमिस्ट्री का जो लेक्चर या चैप्टर होता है उसमें आपने पढ़ा होगा इसे। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स कंपाउंड्स रिजल्ट्स फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एटम्स, और एग्जिस्टिंग एटम्स वही चीज है, मतलब जो एटम्स जिससे हम मिलकर बना रहे हैं 2-3 एटम्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम है, तो उससे एक कंपाउंड बन होता है, वो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर में अगर उसे हम सजाते हैं, डिफरेंट आपको बोल सकते हैं, जैसे मतलब डिफरेंट आपको रेशियो में अगर उसे हम प्रोपोर्शन या मिलाते हैं, तो क्या होता है वो डिफरेंट डिफरेंट आपको कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था। अगर कोई भी अगर थ्योरी प्रपोज करता है, चाहे वो फिलोसफर हो या थिंकर्स हो, या अगर आप देखना आपने देखा होगा, चाहे अगर आपका कोई ऑप्शनल होगा तो उसमें आप देखा होगा कि मतलब जितने भी फिलोसफर या कोई भी साइंटिस्ट होते हैं तो उनका क्या होता है, ड्रॉबैक्स होता है, लिमिटेशंस होता है, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़े या हिस्ट्री पढ़े या कोई भी चीज देखें। तो इसलिए अगर सब साइंटिस्ट का कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होता है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होता है, थ्योरी में कुछ लूप होल्स होते हैं। तो अगर ड्रॉबैक्स की बात करें, यहाँ ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो उनका ड्रॉबैक्स था कि मतलब वो आपको इट वाज प्रूव दैट एटम इज नॉट इनडिविजिबल। जो एटम है वो आपको क्या है, जो अगर यहाँ एटम की बात करें हम, तो एटम की जो बात करें तो उनका जो ड्रॉबैक्स था, ड्रॉबैक्स क्या होगा, यहाँ पर आप बोल सकते हैं उनका लिमिटेशंस हो गया। ड्रॉबैक्स में हम लोग यहाँ अगर बोले तो लिमिटेशंस बोल सकते हैं, लिमिटेशंस। इट वॉज प्रूव दैट एन एटम इज नॉट इंडिविजिबल, प्रूव किया गया था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू, लेकिन जब हम लोग आज पढ़ते हैं मतलब एटम को फर्दर क्या किया, डिवाइड कर दिया गया, जैसे इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, प्रोटॉन्स पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन्स पढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे कि इसको भी डिवाइड कर दिया था, जो पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रोनोज हो गया, तो आप लोग आगे देखेंगे कि इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया। तो बोला जाता है कि एटम को भी हम क्या करते हैं, जैसे डाल्टन ने आपको मतलब वहां पर जो थ्योरी प्रपोज किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि एटम को हम क्या करते हैं वहाँ किसी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एटम की बात करें तो जो उनका ड्रॉबैक्स था वहाँ क्या बोलता है कि हम एटम को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। इसलिए बुलाता है कि एटम आपको टीनियस पार्टिकल नहीं हो सकता, इसके अंदर भी इससे ज्यादा आपको टीनियस पार्टिकल है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसका प्रॉपर्टी आपको देखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या है, वो मतलब ऑर्बिट में किस तरह रिवॉल्व करता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको निगेटिवली चार्ज होता है, ये निगेटिवली चार्ज आपको एटॉमिक पार्टिकल होता है। इट कैन बी, ये सब एटॉमिक होता है, इट कैन बी आइदर फ्री भी हो सकता है, नॉट अटैच टू एनी एटम, और बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जैसे कि अगर कोई ये आपको एटम हो गया तो ये क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। अब बोला जाता है कि ये जो आपको अगर फिगर देखेंगे तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज, ये आपको इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है आइदर रिवॉल्व करता है, लेकिन क्या होता है कि कहीं ये आपको बाउंड भी होता है, जो बाहर हो गया ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर ये बाउंड भी होता है आपको इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ। तो ये एटम का बीच का जो ये पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है। हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, प्रोटॉन के बारे में।
तो जैसे इलेक्ट्रॉन की और बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज एटम एग्जिस्ट इन स्फेरिकल शेल्स ऑफ वेरियस रेडाई, मतलब जो स्फेरिकल जो है इसमें पूरा आपको इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होता है। तो चार्ज, ये चार्ज, ये आपको ध्यान रखना, जो चार्ज होता है वो कितना होता है माइनस, ये आपको फिगर ही याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट को फिगर मतलब जो ये आपको फैक्ट है ये डायरेक्ट ही मतलब आपको फैक्ट भी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको क्या है कि मतलब इसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। अगर आप सिंबल की बात करें तो जो सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का वो आपको ई माइनस होता है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है। ये आपको बीटा माइनस जो यहाँ पर सिंबल दिया वो सिंबल आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज ए मास दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/1837 दैट ऑफ द प्रोटॉन। जो आपको इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आपको प्रोटॉन के जो मास है उसके बराबर होता है, मतलब मास सेम होता है, चार्ज आपको डिफरेंट होता है, मास सेम होता है। मास की बात करें तो 1/1837 जो कि 9 इंटू, ये आपको कम से कम ये फिगर चार्ज का और ये मास का फिगर आपको यहाँ पर याद रखना। ये आपको याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया कि डिस्कवरी जो होता है, मैंने बताया था उनको 10 से 15 जो मेन डिस्कवर होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है जो मतलब खोज किए हैं, जैसे आपको न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इनका जो डिस्कवरर थे, जो मतलब डिस्कवरी किए थे आपको इलेक्ट्रॉन का, वो किसने किया था, वो है आपको जे थॉमसन। जे थॉमसन डिस्कवरी किए थे। ये आपको ध्यान रखना, मास और ये चार्ज। एटॉमिक मास जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इतनी 0.005, ये आपको उतना ध्यान है एटॉमिक मास यूनिट। सिंपली आप एटॉमिक मास यूनिट को इतना, इसको फिगर को याद नहीं रखना, मेनली आपको चार्ज याद रखना और जो मास ये है ये मास याद रखना आपको केजी में, और ये डिस्कवर जो ये आपको याद रखना। और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज, आपको सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इसका सिंबल P प्लस होता है। चार्ज कितना होता है, देखिए चार्ज आप देख सकते हैं वहां प्लस था, तो चार्ज अगर एक ही आप फिगर याद रख सकते हो, वहां माइनस हो गया यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस 1.6022 टू 10⁻⁻19 कूलम। अगर वेट की बात करें तो वेट आप देख सकते हैं 1.6726 इन 10⁻27 kg, ये आपको वेट हो गया। एटॉमिक मास की बात करें तो 1.00727, तो ये क्या हो गया आपको एटॉमिक मास यूनिट हो गया। इट्स एटॉमिक मास यूनिट इज 1.00727। और अगर इसको नहीं याद रखना, ये वेट को आप याद रख सकते हैं क्योंकि वेट सम बराबर होता है। इट वाज डिस्कवर, ये आपको याद रखना कि जो डिस्कवरी किया गया था वो गोल्डस्टीन के द्वारा डिस्कवरी किया गया था, फर्स्ट जो डिस्कवरी किया गया था। फिर उसके बाद मतलब फाइनली आपको जो डिस्कवरी किया वो रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवरी किया था, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वहां पर हम लोग ने देखा किसने खोज किया था, वहां जो खोज किया था वो जेम्स, वहां पर जो खोज किया था किसने खोज किया था वहां पर जे थॉमसन ने, यहाँ पर किया था गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। तो ये नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर हम न्यूट्रॉन नोट, यहाँ एक नोट भी दिया, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हरदम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है किसी भी एटम में, और चार्ज भी इक्वल होता है लेकिन अपोजिट नेचर का होता है। अगर ये पॉजिटिव होगा अगर आपको, तो यहाँ पर निगेटिव होगा। लेकिन जो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, अगर जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको 5 होगा। इसलिए एटम न्यूट्रल होता है, इसलिए एटम को कोई आपको चार्ज से देखने को नहीं मिलेगा। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे ये पॉजिटिव है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो चार्ज का होता है। इट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ऑफ एन, और एन टू द पावर 0 यहाँ पर सिंबल हो सकता है। इसका मास जो होता है, ये ध्यान रखना, मास स्लाइटली लार्जर देन द प्रोटॉन। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उससे क्या होता है, इसका मास आपको ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का। डिस्कवर किसके द्वारा था, जेम्स चैडविक के द्वारा। ये नाम बहुत फेमस है, याद रखना है, क्योंकि मैं जब PIQ सॉल्व कराऊंगा तो आप देखेंगे कि वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये इसको जो डिस्कवरी होता है वो जेम्स चैडविक ने किया। एटॉमिक मास यूनिट होता है वो डिफाइन किया था 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। ये तो जानते हैं जो एटॉमिक मास को जो हम डिफाइन करते हैं, वो कोई भी कार्बन एटम, जो कार्बन 12 का जो एटम है उसके 1/12 का जो, मतलब जैसे कार्बन एटम में अगर आपको 12 हो, डिसाइड 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ 12 है, तो उसका मास क्या कहेगा 1/12 से हम इसको 12 से गुना करते हैं 1 हो गया। 1/12 जो मास होता है कार्बन एटम, उससे हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करें, जो एटॉमिक न्यूक्लियस को कैसे, मतलब क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या मतलब उसमें आपको प्रेजेंस होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस इज ए स्मॉल डेंस रीजन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो मैंने यहाँ आपको बताया था, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपको एटम का पार्ट हो गया, तो यहाँ क्या होगा, ये आपको इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो न्यूट्रॉन होता है यहाँ पर आपको क्या होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस में आपको न्यूट्रॉन भी होता है, ये प्रोटॉन भी होता है, ये आपको न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ज्वाइंटली
कॉल्ड एन न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। वो डिस्कवर किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, जो कि एक मतलब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन उतना अंदर डीप में नहीं जाना, सिंपली आप याद रखें कि रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवरी किया है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बाउंड होता है आपको न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है उसके कारण। इसलिए क्या होता है, वो आपको बाहर रिलीज नहीं होता, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बाहर आपको रिवॉल्व करता है। तो इतना आपको यहाँ ध्यान रखना। और एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर जेड होता है, जो कन्वेंशनल सिंबल होता है। आपको यहाँ पे ये याद रखना, एटॉमिक नंबर एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जो एटॉमिक नंबर जेड होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन है तो मतलब प्रोटॉन जितना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उतना ही होगा। ये आप लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही, न्यूट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। इससे क्या होता है कि कोई भी मतलब आपको जो एटम होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आपको डिफाइन होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स इज सर्टेन एंड कांस्टेंट। एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होता है, ये नहीं कि आपको एटॉमिक नंबर चेंज करेगा। अगर यहाँ पर हम जैसे इस बात करें, आप उससे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन उसका आइसोटोप होता है। आइसोटोप का अलग अलग एटॉमिक मतलब सेम एटॉमिक होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और डिफरेंट एलिमेंट्स है आपको, तो अगर एटम्स है तो उसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वन, इट मींस इट हैज वन प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। मतलब अगर इसका मतलब क्या होता है, वन हाइड्रोजन, जैसे कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको क्या है, 1 है, तो इसका क्या होगा कि आपको जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन भी 1 ही होगा। अगर मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या होता है कि मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो टोटल आपको कोई भी आइटम का वेट होता है, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन एटॉमिक न्यूक्लियस मास नंबर। जो न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो क्या हो गया, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, इससे हम लोग क्या करते हैं, आपको मास नंबर। और वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, लेकिन अगर न्यूट्रॉन जोड़ देते हैं वो मास नंबर। ये कम से कम आपको रिलेशन ये याद रखिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास, नहीं फॉर्मूला कम से यहाँ से पूछा जाता है। डायरेक्ट आपको या न्यूट्रॉन का नंबर दे दिया तो पूछेगा प्रोटॉन का वैल्यू क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, या तुरंत पूछ देगा मास नंबर क्या होता है। ये आपको कम से कम यहाँ ध्यान रखना है। ये क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एटम्स को डिफाइन करता है। मास नंबर ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। तो इतना ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना और उसका सिंबल याद रखना। एटॉमिक वेट की बात करते हैं, एटॉमिक वेट क्या होता है, एटम इज इक्वल टू द मास नंबर। मास नंबर के बराबर एटॉमिक वेट होता है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये इतना आपको यहाँ ध्यान रखना। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आयंस एंड द एटम्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या हो गया कि जो आयंस है एन एटम विथ एन इक्वल नंबर ऑफ, कोई भी आयंस है या एटम है, अगर दोनों आइसो है, आइसो मींस इक्वल होता है, इक्वल अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दीज आयंस का, वो सेम होता है। जैसे एनी का देख सकते हैं 2.8 हो गया, Na प्लस का 2.8 हो गया, Mg प्लस 2 का 2.2 हो गया, F का 2.8 हो गया। तो ये आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ईच आयन एटम विथ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम आइसोटोप की यहाँ बात करें तो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ ए केमिकल एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि आपको मतलब जैसे आप हाइड्रोजन की यहाँ बात करें तो देख सकते हैं हाइड्रोजन में क्या है कि 3 इसके जो डिफरेंट आइटम्स आपको हैं, जैसे प्रोटियम हो गया, ल्यूटियम हो गया, इसको हम आइसोटोप कहते हैं। इसमें क्या है कि एटॉमिक नंबर देखते हैं तीनों का यहाँ क्या 1 1। लेकिन अगर एटॉमिक मास की बात करें या न्यूट्रॉन्स की बात करें, मतलब जो मास की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं एटॉमिक मास क्या है, 1 है, इसका 2 है, ट्रिटियम का, इसका ट्रिटियम का 3 है। तो हाइड्रोजन का इसको हम आइसोटोप बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन्स में क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स आपको यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। न्यूट्रॉन्स आप जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है आपको, जो एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो इसे हम आइसोटोप कहते हैं। तो ये आइसोटोप जैसे ऑक्सीजन का आइसोटोप आप देख सकते हो O8 16 हो गया। देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है 8 8 है, लेकिन मास नंबर क्या है 16 17 18। इसको आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार्स क्या हो गया, इसमें उल्टा हो गया, आइसो आइसो एटॉमिक नंबर आपको डिफरेंट होगा मास नंबर से। आइसोबोर्स क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एटॉमिक मास बट नंबर द एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। जैसे हीलियम देख लीजिए, हीलियम एक हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, एटॉमिक मास 3 हो गया, हीलियम का एटॉमिक मास 3 है, एटॉमिक नंबर 2 है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना प्रोडिक्टेबल।
तो उसी तरह आइसो न्यूट्रॉनिक की बात करें तो आइसो में इक्वल होता है, ये ध्यान रखिए पता चल जाएगा। न्यूट्रॉन में क्या होगा, सेम नंबर न्यूट्रॉन देगा, डिफरेंट एलिमेंट्स एटॉम विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो न्यूट्रॉनिक और आइसोटॉन्स। जैसे हाइड्रोजन का 1s3 हो गया, 2he4 हो गया, तो इसमें देख सकते हैं अगर हम सेम नंबर न्यूट्रॉन्स की बात करें, न्यूट्रॉन्स क्या होता था, मतलब न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या था, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास था ना यहाँ मास। तो अगर यहाँ पर देख लीजिए वन आपको क्या हो गया इसका मतलब, यहाँ पर अगर मास की बात करें तो वन आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसका आपको जो जो न्यूट्रॉन का नंबर 2 हो जाएगा, और हीलियम की बात करें तो 4 - 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो मतलब ये इक्वेशन अगर याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना तो आप पता कर सकते हैं कौन आइसोन्यूट्रॉनिक है कौन आइसोटोनिक। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पूछे जा सकते हैं। और सिलिकॉन और इसकी जो बात करें यहाँ फॉस्फोरस की, तो ये आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, 60 न्यूट्रॉन्स है। और यहाँ पर देखे सी कार्बन का, नाइट्रोजन का, तो ये भी देख सकते हैं यहाँ 7 न्यूट्रॉन्स है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी इज ए नेचुरल फेनोमेना विच अकर्स इन अनस्टेबल एलिमेंट्स। मतलब जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होता है, अनस्टेबल आपको जो एटम्स होता है उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी आपको प्रॉपर्टी शो करती है। रेडियो एक्टिविटी क्या होगा, स्टेबल नहीं होता, वो आपको मतलब उसको खुला में नहीं रख सकते हैं, कुछ डिसइंटीग्रेशन कैरेक्टर होता है उसका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी निकलता है उससे। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, जैसे अल्फा बीटा गामा रे, वो सब क्या होता है, इमिट होता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है अगर हम उसे वैसे ही मतलब आपको यूज कर ले तो। इसलिए अल्फा बीटा गामा का यूजेज हम लोगों ने पढ़ा भी था कि गामा रेज का बहुत सारे मेडिकल्स में और बहुत सारे मतलब न्यूक्लियर में, फिजन में, सब में यूज होता है। तो यहाँ से सब इसीलिए से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है, मेनली ये रेडियो एक्टिव जो टेक्नोलॉजी होता है उसमें यूज होता है। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। आपको रेडियो एक्टिविटी जो न्यूक्लियर रिएक्शन, नॉट ए केमिकल रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये डिस्कवर्ड किया गया था रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा, हेनरी बेक्वेल, ये याद रखना है। ये डिस्कवर बाय हेनरी बेक्वेल, यूरेनियम में डिस्कवर्ड किया गया। फिर मैरी क्यूरी द्वारा भी डिस्कवर्ड किया गया था, पीर क्यूरी द्वारा भी डिस्कवर्ड किया गया था, जो पोलोनियम मेटल था। तो फिर मैरी क्यूरी द्वारा डिस्कवर्ड रेडियम किया था, रेडियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूरेनियम जो जो रेडियम होता है वो। अगर हम डिफरेंस देखें अल्फा बीटा और गामा की, तो जो डिफरेंस की बात करें तो अल्फा का देख सकते हैं क्या है कि दीज आर न्यूक्लियर ऑफ हीलियम, दीज आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, these are electro radiations, these are with 2 units of positive charge, these are carry negative charge, these are neutral in nature। तो अल्फा बीटा गामा का डिफरेंस देख सकते हैं। अल्फा का क्या हो गया, ये आपको पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ ध्यान रखना। बीटा क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इस तरह का क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़े, तो अल्फा बीटा गामा होगा, नेगेटिव हो गया, ये आपको क्या होगा, 0 चार्ज हो गया। ये क्या है, न्यूक्लियर ऑफ हीलियम है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रो रेडिएशंस आता है, मतलब दीज आर इलेक्ट्रो रेडिएशंस। इट मास क्या इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियर ऑफ हीलियम के मास के बराबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखे अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेलोसिटी की बात करें तो इसका वेलोसिटी 1/10 वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, उसको वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी मतलब इसका ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ गामा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ आउट। मतलब अगर आप कंपेयरिंग करें तो गामा का वेलोसिटी, बीटा का वेलोसिटी, अल्फा का, इस तरह आप बोल सकते हैं। अल्फा का वेलोसिटी जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अगर याद करें, मेडिटेशन पावर जानते हैं इसका लो होता है, सबसे ज्यादा इसका हाई होता है, मेडिटेशन पावर मच ग्रेटर देन अल्फा रे टू देयर हाईएस्ट स्पीड, इसका प्रैक्टिकल सबसे हाईएस्ट होता है आपको, वेरी हाईएस्ट। आयनाइजिंग पावर देख लो तो इसका वेरी हाई पावर होता है। बीटा आयनाइज गैस लेसर एक्सटेंट, थोड़ा सा इसका लेस होता है, लेस 100 टाइम्स लेस होता है। दीज आर वीक आयनाइजिंग गैस। Effect of electromagnetic field देख रहे हो, deflected toward negative charge particles, deflected toward positive charge particles। क्योंकि देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो डिफ्लेक्ट नेगेटिव चार्ज की तरफ करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की तरह रहेगा, डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता। तो ये सिंपल आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगा के उससे याद रख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा मतलब जो आपको रिलेटेड था इससे कि क्या आपको मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है न्यूट्रॉन से, वो हमको यहाँ पर अगर ध्यान रखे तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम लोग अगर पीवाईक्यू क्वेश्चंस की यहाँ बात करें तो अगर पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन बैंक में अगर देखें तो बोला जाता है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री को किसे बोलते हैं, तो कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो आपको अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सब चीज आपको मतलब वो फैक्ट्स में दिया नहीं रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लेवोजियर जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है। पॉजिटिव चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड, जो सेंटर में पॉजिटिव क्या होता है क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द
पार्ट बोल रहा है यहाँ, तो न्यूक्लियस में होता है, इसमें प्रोटोन और क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन होता है, दोनों को मिलकर जो बनता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस किसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन सा होता है, तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए बीपीएससी में कितना पूछा गया, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रख सकते हैं। और क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, ड्यूट्रॉन नहीं, ड्यूट्रॉन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का ये मतलब आइसोटोप्स है आपको। फंडामेंटल पार्टिकल इसमें कौन नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल इसमें आपको क्वार्क नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। तो कुछ कुछ आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहां से पता चलेगा। गॉड पार्टिकल किसे, हिग्स बोसॉन को कहा, ये न्यूज में ही बहुत ज्यादा रहता है, जिसे याद रखना। गॉड पार्टिकल किसे बोल रहा है, हिग्स बोसॉन को, जैसे बीपीएससी में कितना रिपीट किया गया। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसके पास नहीं होता, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना। विच पार्टिकल इज ए फ्री ऑफ चार्ज, चार्ज किसके पास नहीं, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज, 66 में पूछा गया। क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन पूछा, अपना डीप में जाके यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एलिमेंट एट, मास नंबर यहाँ पूछा गया, 2 प्रोटॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मास नंबर क्या, मास नंबर ने क्या कहा था कि मतलब न्यूट्रॉन का कितना, न्यूट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना है, तो यहाँ देख सकते हैं 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर रखना। तो ये सब आपको ध्यान रख, यहाँ देख लीजिए क्या बोला गया है कि कितना, जैसे ये जो ऊपर जो सिंबल होता है, जैसे कोई भी अगर एटम है तो इसके जो ऊपर जो सिंबल होता है, ये सिंबल, ये आपको क्या होता है, मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे का सिंबल ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, 9424। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा गया, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या नहीं, मास में से इसको घटा दिए, तो यहाँ 12 में से अगर 4 गया 8 गया, तो देखिए इसका ऑप्शन बी होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एलिमेंट 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, मास नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दिया न्यूट्रॉन दिया, जानते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो दोनों को जोड़ दिए, जोड़िएगा कितना 18 20 कितना हो जाएगा आपको, 38 हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो बताएगा उतना ही याद करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो काफ़ी है। आइसोटोप्स इज दैट न्यूक्लियर ऑफ एटम न्यूक्लियस इन विच, आइसोटोप्स क्या होता है, जिसमें कि जो आपको एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, ठीक है, लेकिन आपको मास नंबर डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एज बट न्यूट्रॉन्स इज, नंबर ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ both protons and neutron different, number of neutrons is same but number of proton is same but number of neutron is different। अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन आपको अलग होता है, अलग होगा तभी तो मास नंबर अलग होगा। 400 न्यूट्रॉनिक ग्रुप है, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर निकाल कर आप इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर आपको मतलब QIQ दिया गया। रेडियो एक्टिविटी मेजर, रेडियो एक्टिव किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो चल कौन सा है, गीगर काउंटर, ये आप ध्यान रखिएगा, जो वो टूल्स है। रेडियो एक्टिविटी वाला डिस्कवर है, देखिए किसके द्वारा डिस्कवर किया था, ये बैक्टीरियल के द्वारा डिस्कवर किया था, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इतना ही था, मतलब जो रिलेटेड था आपको रेडियो एक्टिव से और ये जो चार्ज पार्टिकल से, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो इतना ही मतलब केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक था, इतना ही हम लोग कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको सॉल्यूशंस, फिजिकल केमिकल चेंजेस, इस सब की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, उतना टफ नहीं है, आप इस जितना ही मतलब दिया है तो उतना ही ध्यान रखें, क्योंकि PIQ अगर देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आपको सिंपल सिंपल पूछा गया, जो बेसिक क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।